नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज के वीडियो में जानेंगे साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न का आज सेट 5 देखेंगे। जो भी प्रश्न मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं वो आपके आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं और साथ ही ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते रहे हैं। इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। साथ ही साथ मैं दोस्तों आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं इस वीडियो का। आज का पहला प्रश्न है, एक पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है? तो एक पारसेक बराबर 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। क्या होता है? तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। कोशिका का ऊर्जा गृह कहे जाने वाले माइक्रोकॉन्ड्रिया नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कोशिका का ऊर्जा गृह कहे जाने वाले माइक्रोकॉन्ड्रिया का सर्वप्रथम नाम सी बेंडा ने दिया था। किसने दिया था? तो सी बेंडा ने दिया था। वेसेक्टोमी तथा ट्यूबोक्टोमी क्या है? तो वेसेक्टोमी तथा ट्यूबोक्टोमी क्या है? तो वेसेक्टोमी तथा ट्यूबोक्टोमी के बारे में हम देख लेते हैं। आंसर, इसका सही आंसर क्या है? तो संतानोत्पत्ति की क्षमता को रोकने के लिए, संतानोत्पत्ति की क्षमता को रोकने के लिए पुरुषों की नसबंदी को वेसेक्टोमी कहते हैं तथा महिला नसबंदी को ट्यूबोक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पुरुषों के नसबंदी को वेसेक्टोमी कहते हैं और महिला के नसबंदी को क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। विटामिन ए का संग्रह किस अंग में होता है? तो विटामिन ए का संग्रह यकृत में होता है। यदि हवा में ऑक्सीजन की सामान्य मात्रा के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है। क्यों? तो क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड से अधिक तत्परता से संयोग करता है, जिस कारणवश से मनुष्य का दम घुटने लगता है। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। जीवाणु को किन कारणों से एक पादप माना जाता है? तो जीवाणु को कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण से एक पादप माना जाता है। मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाला वह कौन सा वैज्ञानिक था जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाला वह कार्ल ई वान फ्रिंच था, जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन था? तो कार्ल ई वान फ्रिंच था। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। किसके कारण से होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण से सूखा रोग होता है। खसरा रोग किससे फैलता है? तो खसरा रोग वायरस से फैलता है। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो हाइड्रोपोनिक्स बिना मिट्टी पानी की खेती से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो बिना मिट्टी पानी की खेती से संबंधित है। कॉड लिवर तेल किस विटामिन का प्रचुर स्रोत होता है? तो कॉड लिवर तेल जो होता है वह विटामिन ए तथा विटामिन डी का प्रचुर स्रोत होता है। इसमें कॉड लिवर में विटामिन ए और विटामिन डी की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होता है? तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होता है। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। जब दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में है तो वे परस्पर भी तापीय संतुलन में होती है। यह नियम किसके द्वारा कहा गया है? तो यह नियम किसका है? तो माफ़ करिएगा, यह नियम किसका है? तो ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम है। कौन सा नियम है? तो ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम है। इसमें है कि जब दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में है तो वे परस्पर भी तापीय संतुलन में होती है। यह नियम ऊष्मागतिकी के शून्यांक नियम कहलाते हैं। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। रमन प्रभाव जिसके लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, रमन प्रभाव जिसके लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था का संबंध भौतिक विज्ञान के किस विषय से है? तो भौतिक विज्ञान के प्रकाश परिकिरणन से है। किससे है? तो प्रकाश के परिकिरणन से है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। स्वर्णपत्र से किसके परिकिरणन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? तो स्वर्णपत्र से अल्फा किरणों का
के परिकिरणन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। किसके परिकिरणन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? तो अल्फा किरणों के परिकिरणन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।